सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अरीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। सर, कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो अली गंडापुर साहब कल 24 घंटे के बाद रात को केपी के असेंबली में पहुंच गए थे, क्या कहेंगे आप इनकी गैर मौजूदगी को? 24 घंटे वो गायब रहे, उसके बाद इस तरह से उनका दबंग अंदाज में दोबारा से एंट्री, फिर ललकारना, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या करने जा रहे हैं? लेकिन गंडापुर साहब जो है सच नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। और वो लोगों को सच नहीं बता रहे हैं, वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पासदारी। तो इस नहीं, पर्दादारी है, पासदारी नहीं है, पर्दादारी है। तो ठीक मैं है। समझता हूँ कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। वो ना अपनी जमात के साथ सच बोल रहे हैं, ना लोगों के साथ सच बोल रहे हैं। और वो लोगों एक कवर अप स्टोरी बनाने के से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी पर किसी को भी यकीन नहीं है। सबको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, और मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। ना वो 12 जिले पार करके पेशावर पहुंचे हैं, ना उनको मेरा मतलब है कि वो कहीं छुपे हुए थे, ना वो मेरा मतलब है कि वहां से पैदल निकले हैं, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था। अब तो फुटेजेस भी आ गई हैं कि वो प्रोटोकॉल से इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में गंडापुर ने एक जीती हुई जंग हारी है। उन्होंने एक लम्हे पर पूरी सब जो इंतजामिया है उसको शिकस्त देकर वो डी चौक पहुंच रहे थे। और वो डी चौक पहुंचते तो वो फातेह होते। लेकिन वो उससे पहले चाइना चौक से केपी हाउस चले गए, जिसके नतीजे में सारा जुलूस भी डिस्पर्स हो गया। और उन्होंने एक जीती हुई जंग हुकूमत के प्लेट में रख के शिकस्त में बदल दी। और तहरीक इंसाफ को एक शिकस्त हो गई है। उनका केपी हाउस जाना, उनका चाइना चौक से साइड पे हो जाना, ये सब सवालों के जवाब उन्हें आज नहीं तो कल देने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ उन्हें अब मशकूक निगाहों से देख रही है, और गंडापुर की तहरीक इंसाफ में क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो गई है। उनकी इमरान खान की नजर में क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो गई है। अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान उनसे को खुश हैं या इमरान खान उनसे हैप्पी हैं। देखिए, वो लियाकत बाग नहीं पहुंचे थे, तब भी इमरान खान की तरफ से उन नाराजगी का पैगाम आया था कि अगर वो पहुंच जाते तो बहुत बड़े लीडर होते। अब वो डी चौक नहीं पहुंचे हैं, जो इमरान खान के नजदीक उनकी बहुत बड़ी कुताही होगी। तो मुझे गंडापुर के बतौर वजीर आला दिन बहुत कम लगते हैं। इस देखें, दो किश्तियों का सवार है। वो एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखना चाहते हैं, पीटीआई को भी खुश रखना चाहते हैं, लेकिन हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो दोनों को खुश नहीं रख सकते। वो ना इधर सच बोल रहे हैं, ना उधर सच बोल रहे हैं। ना रात तकरीर में सच बोल रहे थे, ना 30 घंटे जिनके पास थे उनसे सच बोल रहे थे। ना वो उनका काम कर सकते हैं, ना इनका काम कर सकते हैं। तो मुझे तो इसमें गंडापुर की कुर्बानी होती नजर आती। मुझे गंडापुर बचते नजर नहीं आते, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बानी पीटीआई उन्हें इस तरह वजीर आला के तौर पर कबूल होंगे, और मुझे नहीं लगता वो एस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल होंगे। दिल से एस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाराज होगी कि इन्होंने इतना बड़ा शो बनाया, हमारे लिए इतनी एम्बैरसमेंट पैदा की। और दिल से इमरान खान भी नाराज होंगे कि ये डी चौक नहीं पहुंचे, दरमियान में इन्होंने गद्दारी कर दी। देखा जाए तो उनसे दोनों घर नाराज हैं। वो पिशावर से निकले, उन्होंने सबको शिकस्त दी, पहुंच रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट सख्त नाराज हो कि यार इसने हमें कितनी मुश्किल में डाल दिया है। और जब वो पहुंचने के करीब थे तो उन्होंने वो जीती हुई जंग हार दी और एस्टेब्लिशमेंट को दे दी, जिससे इमरान खान भी नाराज होंगे कि भाई जब तुम यहां तक पहुंच गए थे, तुम्हें केपी हाउस जाने की क्या जरूरत थी, शावर लेने के लिए जाने के? तुम्हें नहीं पता वहां जाओगे तो पकड़े जाएंगे। तो मेरे ख्याल में गंडापुर ने एक बड़ी सियासी गलती कर दी है। यहाँ तो उन्हें चाइना चौक तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था, पीछे ही कहीं खत्म हो जाना चाहिए था ये मामला, कटी पहाड़ी पे या पीछे। और वो कहते कि सही हमने आए बोले। कोशिश की, हमसे रुकावटें अबूर नहीं हुई। लेकिन जहां तक वो पहुंच गए थे, वहां से फिर उनके पास वापसी का रास्ता नहीं था। उन्होंने जो वापसी का रास्ता लिया है वो उनकी सियासी मौत का सफर है। मुझे वो उनकी सियासी जिंदगी का सफर नहीं लगता है। क्योंकि जहां से वापसी ली है, जहां से उन्होंने फिर आकर केपी हाउस जाने का फैसला किया, वो जगह नहीं थी। वहां से डी चौक पहुंचना चाहिए था उन्हें।
मेरे ख्याल में उन्होंने एक बड़ी सियासी गलती की है। उनको मैंने देखा है ट्विटर पे इधर उधर, पीटीआई के लोग उन्हें मशकूक निगाह से देख रहे हैं। अब तो एक ही बात हो सकती है कि उन्होंने ये सब कुछ इमरान खान को एतमाद में लेके किया हो, जिसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता उनकी कोई इमरान खान से बात कराई गई हो, या इमरान खान की कोई डील हुई हो, या इमरान खान से कोई पैचअप हो गया है तो गंडापुर ने ये किया। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि इमरान खान ये समझेंगे कि गंडापुर ने उन्हें डिच किया। ठीक होगा। सर तमाम जो पीटीआई के वर्कर्स थे जो ये डी चौक पहुंच रहे थे, क्यादत उनको लीड कर रही थी, लेकिन क्यादत ने सर बीच रास्ते उनको छोड़ दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? और वो बेचारे बेयारों मददगार वहां थे, कोई लीडरशिप सीनियर उनके साथ नहीं थी, अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसे साइडलाइन हो गए। तो ये सारा सिनेरियो आप किस तरह देखते देखिए, ये वन मैन शो था, ये गंडापुर शो था। वो कहते हैं कि हमने एमएनए और सेनेटर्स को तो खुद कहा था कि वो इस जुलूस में शरीक ना हो, क्योंकि आईनी तरमीम में उनकी जरूरत है, वो गिरफ्तार ना हो जाए। लेकिन मेरा सवाल है कि कोई 100-150 के करीब तो पंजाब में एमपीएस हैं। वो जो कायदे इस इख्तलाफ हैं भच्चर, वो कहाँ थे? सारे पंजाब के 150 एमपी कहाँ थे? केपी के सारे एमपी कहाँ थे? तो बहुत सारे एमपीएस के हवाले से, दीगर लीडरों के हवाले से सलमान अकरम राजा कहाँ थे? हमाद अजहर कहाँ थे? बहुत सारे लोग जो एमएनए और सेनेटर्स नहीं है और पीटीआई के लीडर हैं, वो कहाँ थे? ये वन मैन शो था, गंडापुर शो। और गंडापुर के जाने के बाद कोई भी वहां मौजूद नहीं था जो उस जुलूस की क्यादत कर सकता, क्योंकि गंडापुर ने अपने साथ किसी को कंटेनर पे रखा ही नहीं हुआ था। वो अकेले ही कंटेनर के हीरो थे। वो अकेले ही जो है वो इसको लीड कर रहे थे। लिहाजा उनके जाने के बाद किसी के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि इस जुलूस का करना क्या है। ना वो किसी को कोई स्ट्रेटेजी देके गए, ना वो किसी को कोई बता के गए कि आगे का गेम प्लान क्या है। वो चुप करके केपी हाउस चले गए, कंटेनर वीरान हो गया, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई लीड करने वाला नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। तो लोग, वर्कर बीआरओ मददगार हो गया, और एस्टेब्लिशमेंट या आप कह सकते हैं इंतजामिया ने उनको जेर कर दिया, शिकस्त दे दी, और डी चौक पे वो नहीं पहुंच सके या वहां धरना नहीं दे सके। लिहाजा चूंकि गंडापुर यहाँ तो अपने साथ कैबिनेट को उन्होंने कंटेनर पे रखा होता, या तो उनके साथ और लोग जो थे वो साथ साथ क्यादत कर रहे होते, और उनके जाने के बाद बाकी लोग क्यादत संभाल लेते और वो जुलूस को लेके आगे चलते। ये वन मैन शो था। गंडापुर अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया उन्होंने, और उनके जाने के बाद कोई था ही नहीं जिसने वर्कर बेरो मददगार हो गया, और वर्कर को बहुत मार पड़ी है। और हमने जो देखा है, वर्कर नाराज भी बहुत है कि लीडर भाग गए हैं, हम मार खा रहे हैं, लीडर भाग गए हैं, हम मार खा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने एमपीएस थे, आप कह लीजिए आपने एमएनए और सेनेटर्स को रोका है, भैया आपके हैं उनके पंजाब में साथ आप? एमपी कितने हैं? आपके जी केपी में एमपी कितने हैं? वो सारे कहाँ थे? वो सारे तो नहीं थे मौजूद, क्या क्यादत करने के लिए। और क्या गंडापुर ने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी कि उनके बाद फिर कौन क्यादत करेगा, उनके बाद फिर कौन क्यादत करेगा? या यही स्ट्रेटेजी थी कि गंडापुर होंगे तो चलेगा, गंडापुर नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा? तो गंडापुर नहीं था तो खत्म हो गया। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालने जा रही है जिसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर बैन लगने जा रहा है। आप बताएं ये बैन क्यों लगेगा, क्या इसके नतीजे? देखिए, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर शुरू से बहुत से सवालात और खदशात थे। 2018 के इलेक्शन में जब इनको 2 सीटें दी गई थी, तब भी सबने बहुत सवाल किया था कि आप इनको कौमी धारे में ला रहे हैं, ये ना पाकिस्तान का आइन मानते हैं, ये तो खुद अपना सेंटर अफगानिस्तान मानते हैं, और ये तो को ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, और ये को पाकिस्तान के साथ इनका जो लॉयल्टीज हैं उन पर सवाल है। आपने अली वजीर की लंबी गिरफ्तारी भी देखी इस हवाले से, और बहुत देखे ना जी, अली वजीर मुसलसल गिरफ्तार रहे हैं। अब ये एक जिरगा करने जा रहे थे जिसमें बाहर से भी लोगों को बुला रहे थे। मैं समझता हूँ वो जिरगा भी पाकिस्तान के खिलाफ था। ये ऐसे ही है जैसे महारंग बलोच कोई कॉन्फ्रेंस कर रही हो, और वो बलूचिस्तान के हवाले से ग्रेटर बलूचिस्तान की बात कर रही हो, तो पाकिस्तान की सॉइल पे तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह पीटीएम के इस किसी एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान के सॉइल को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ना उनको लेजिटिमेसी दी जा सकती है। अभी मैंने देखा है कि केपी में पुलिस ने रेड्स किए हैं उनके ऊपर। हालांकि पीटीआई ने पहले उनके जिरगे की हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन केपी पुलिस ने अब उनके ऊपर रेड्स किए हैं, और केपी पुलिस ने जो है एक्शन लेना शुरू किया है। इसका मतलब रियासत इन एक्शन है। पीटीएम का जो मैनिफेस्टो है और जो एजेंडा है,
वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है और वो आईने पाकिस्तान के ताबे भी नहीं है। लिहाजा जो चीज आईने पाकिस्तान के ताबे नहीं है और आईने पाकिस्तान के दायरे में नहीं है, उसको इस तरह काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं पीटीएम पर इस पाबंदी की हिमायत करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी तंजीम या सियासी जमात जो पाकिस्तान के आइन से बाहर काम करने की कोशिश करे, उसको काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर मुझे बताएं कि कल पाकिस्तान पीएमएल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन जो है दोबारा मिली है, मौलाना फजल रहमान को कन्विंस उन्होंने किया है कि वो अमेंडमेंट के हक में जो है वो हिमायत करते हैं। आप बताएं कि अमेंडमेंट कब आएगी अब, और क्या काजी पाई जैसे अभी भी फेवरेट समझे जा रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पहले जज लगने के हवाले से, या जितना वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं उनकी जगह कोई और आएगा? ये बहुत लेटर स्टेज की बात है। पहले तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी, फिर उसके में जो जजेस और चीफ जस्टिस का एक मयार मुकर्रर होगा कि वो क्या मयार है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र क्या है, वहां जज लगाने का तरीकाकार क्या है। उस तरीकाकार के बाद कैंडिडेट्स की बात आएगी ना। अगर सुप्रीम तो कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र बराबर हो गई, फिर तो काई साहब का चांस नहीं है। लेकिन अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बराबर ना हुई, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बराबर नहीं है, जैसे कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बराबर नहीं है, तो फिर कोई और कह रहा होगा। लेकिन अभी तो ये देखना है कि जजेस की उम्र के हवाले जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें का चीफ लगाने का तरीकाकार क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कौन लगाएगा, कौन सा पार्लिमानी कमीशन होगा, जुडिशियल कमीशन होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा ना कि प्रोबेबल कैंडिडेट्स कौन से बनते हैं। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। अब देखें किन चीजों पर इत्तेफाक होता है और फिर तरमीम एक नहीं होती। अभी कुछ चीजों पर मौलाना के साथ एग्री होकर एक तरमीम हो जाएगी, बाद में फिर उसके अंदर एक और तरमीम हो जाएगी, फिर एक और तरमीम हो। सर मेरे मेरे सुनने में आया कि 90 के करीब तरमीम जो है वो की जाएंगी, आप बताएंगे हाँ, सही? लेकिन ये सब एक स्टेप में नहीं होंगी ना, ये दो तीन स्टेप्स में भी हो सकते हैं। एक 26वीं हो जाएगी, एक 27वीं हो जाएगी, एक ठीक 28वीं है। तरमीम हो जाएगी। अब आप देखिए ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कमेटी बिल पहले बनाया गया, फिर उसके बाद उसमें ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, तो चेंजेस तो जी। आती रहती हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में पहले एक मिनिमम एजेंडे पर इत्तेफाक होगा, उसके बाद गवर्नमेंट एक ब्रॉडर एजेंडे के लिए अपने लिए रास्ता बना लेगी जो दूसरी स्टेज पे आ जाएगा। पहली स्टेज पे एक मिनिमम एजेंडे के साथ कुछ रास्ता बनाया जाएगा और सेकंड स्टेज के लिए फिर उसको आगे लेकर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया सर। इसी के साथ हमारे आज की वीडियो का टाइम भी खत्म हो गया। आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें।